मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे वी बी जी राम जी के दूसरे भाग पर और यूं कह लीजिए कि अंतिम भाग पर बात करने जा रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने इसके पहले भाग पर आपसे कुछ बातें की थी, जिसमें इनफैक्ट मैंने इस प्रोग्राम के बारे में, इस योजना के बारे में कुछ परिचय सा ही दिया था, कुछ इसकी विशेषताएं भी बताई थी। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ संभव हुआ तो थोड़ी बहुत समीक्षात्मक नज़र भी इस पर डालेंगे। कल मैंने आप सबको इसकी जो कुछ बातें बताई थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, उन्हें रिपीट करना मैं बेहतर समझता हूँ। बात ये थी कि मनरेगा की जगह यह प्रोग्राम लाया गया है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से जो बदलाव किए गए हैं वे शायद सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बातें मालूम होनी चाहिए कि मनरेगा और ये जो मिशन लाया गया है, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, जब आप लिस्ट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेरी सलाह है कि आप उन अंतरों में उलझिएगा मत। जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिनका प्रभाव प्रोग्राम के ऊपर पड़ना है, आजीविका पर पड़ना है, लोगों पर पड़ना है, ग्रामीण विकास पर पड़ना है, केवल आप उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है कि रोजगार की जो गारंटी थी पहले 100 दिन की थी, उसे बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। केंद्र और राज्यों का जो शेयर था, पहले केंद्र पूरा पैसा देती थी, अब केंद्र केवल 60% देगी, राज्य 40% देंगे। हिमालयीन क्षेत्र और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें इसे 90 एंड 10% कर दिया गया है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जाहिर है कि उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही उठाएगी। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप चाहें तो अलग से नोट कर लें कि पहले इस प्रोग्राम को देखने की जो जिम्मेदारी थी वह ग्रामीण विकास मंत्रालय की थी। इसका पूरा का पूरा जो प्रबंधन है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता था। अब इसकी जो यह जिम्मेदारी है वह केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद को दे दी गई है। इसे आप नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से मुझे ये तथ्य बहुत मालूम पड़ रहा है। केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद अब इसके प्रबंधन का भार उठाएगी। दोस्तों, एक जो बहुत ही बड़ी बात कही गई है इसमें, जो मुझे बहुत बेहतर लगी, वो ये है कि इसमें 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। यानी कि साल भर में 60 दिन ऐसे होंगे जब इसमें कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। और वह समय होगा जब गांव में कटाई और बुआई का दौर होता है, और इसके लिए राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी कि कब वे 60 दिन का चुनाव करते हैं, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं, उसके आधार पर वे निर्णय लेंगी। फ्रेंड्स, एक सूचना है। एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी बातें। देखिए, इसके तहत लोगों को काम करना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा। तो किस तरह का काम देंगे आप? क्या कोई भी काम दिया जा सकता है? नहीं। मनरेगा के तहत जो काम दिया जाता था वह मूलतः मिट्टी की खुदाई से होता था। मिट्टी की मूलतः, हालांकि दूसरे कार्यक्रम भी होते थे, लेकिन उनके केंद्र में होता था कि मिट्टी की खुदाई करना। जैसे तालाब बनाना है, सड़कें बनाना है, तो उसमें मिट्टी की खुदाई करना है, तो इस तरह के कार्यक्रम होते थे। लेकिन अब इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है, और ये 4 क्षेत्र आपको मालूम होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण 4 क्षेत्र हैं, और जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो चारों क्षेत्र हैं, एक गांव के संपूर्ण विकास से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। जैसे पहला है जल सुरक्षा कार्य, बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में पानी का कितना संकट है, पीने का पानी भी और सिंचाई भी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और यदि आप गांव में रह रहे होंगे तो आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा।
तो इससे जल सुरक्षा संबंधी काम कराए जा सकेंगे। हालांकि पहले भी ये बात थी, लेकिन इसे अब इसमें भी शामिल कर लिया गया है। दूसरा है मुख्य ग्रामीण संरचना। मुख्य ग्रामीण संरचना के मतलब गांव को जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स इसके अंतर्गत बनाए जा सकेंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल बनाना है, पंचायत घर बनाना है, आपको और दूसरी तरह की बिल्डिंग्स बनानी है, सड़कें बनानी हैं, तो बाकायदे उस संरचना का निर्माण इसके तहत कराया जा सकेगा। जो तीसरा क्षेत्र है वह है आजीविका आधारित परिसंपत्तियाँ। आजीविका आधारित परिसंपत्तियाँ कहने का मतलब है कि आप कैपिटल बनाएंगे, परिसंपत्तियाँ तैयार करेंगे, लेकिन वे परिसंपत्तियाँ ऐसी होंगी जो लोगों को भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराएंगी। उनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया है आजीविका आधारित परिसंपत्तियाँ। केवल परिसंपत्तियाँ नहीं, बल्कि उन परिसंपत्तियों से भविष्य में वहाँ के लोगों के रोजगार का सृजन होना चाहिए। और जो चौथा है वो बिल्कुल नया विषय है और बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके चैलेंजेस को आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, और वह है जलवायु अनुकूल काम। यानी कि आप इस तरह के काम कराइए जिससे जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन्हें रोकने में मदद मिल सके। तो देखिए 4 क्षेत्र इसके अंतर्गत रखे गए हैं। मैं इन्हें रिपीट कर रहा हूँ। जल सुरक्षा कार्य, दूसरा है मुख्य ग्रामीण संरचना या अवसंरचना भी शब्द आपको पढ़ने को मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है आजीविका आधारित परिसंपत्तियाँ, और चौथा और आखिरी है जलवायु अनुकूल काम। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह के काम कराए जाएं, इसे कौन डिसाइड करेगा? क्या केंद्र सरकार डिसाइड करके देगी, या राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिसाइड करेगी? कौन इसे डिसाइड करेगा? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। हालांकि वो पहले भी थी, लेकिन अब उसे और ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है, और अब बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि गांव में जो भी काम होंगे वे ग्राम सभा और पंचायतों के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि स्थानीय स्तर पर इस बात का फैसला होगा कि हमारे गांव में किस तरीके के काम होने चाहिए। तो आप देखिए, जिसे हम ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी कहते हैं, लोगों को निर्णय करने का अधिकार मिले कि हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, वह सब इसमें रखा गया है। और देखिए सीधी सी बात है कि जब किसी भी निर्णय में हम वहाँ के लोगों को शामिल कर लेते हैं, तो उसका प्रभाव ये होता है कि उस प्रोग्राम को, उस काम को लोग कहीं ना कहीं अपना काम समझने लगते हैं। वे उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस पॉइंट पर आकर आपको लग रहा होगा कि वाकई में इससे तो हमारी जो पंचायतें हैं वे बड़ी सशक्त हो जाएंगी, वो बहुत मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों, आपको एक बात और जाननी चाहिए कि जो मनरेगा जो योजना थी वो मांग आधारित और अधिकार आधारित थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गांव का यदि कोई भी व्यक्ति रोजगार मांगता है तो उसे रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि यह उसका अधिकार है। ये नहीं कह सकते थे हम कि ठीक है चलो जब काम होगा तब तुमको बता देंगे। नॉट एट ऑल। अगर उसने मांग लिया तो उसने अपने अधिकार की मांग की है, और हमें उसके अधिकार की पूर्ति करनी है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये सप्लाई ड्रिवन है। सप्लाई ड्रिवन का मतलब है कि सरकार ने कितना फिक्स कर रखा है उसके लिए, यानी कि कितना धन निर्धारित कर रखा है, क्या मजदूरी निर्धारित कर रखी है, उसके आधार पर बस काम होगा। अगर वो खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप मांगेंगे काम तो देना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक कमी सी दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको इसी तरह के प्रश्नों में आकर के उलझा देता है। यदि राज्य चाहें तो बाकायदे वे उनकी मांग की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि यदि डिमांड ज़्यादा हो रही है रोजगार की,
और उनके पास उतना पैसा केंद्र ने नहीं दिया है, वो रेशियो नहीं है, तो राज्य अपनी तरफ से पैसा दे दे, उस पर कोई रोक नहीं है। बाकायदे वे उनकी मांग को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, एक दो और महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो मजदूरी का भुगतान होगा 7 दिनों के अंदर उसका भुगतान करना अनिवार्य होगा, और यदि देरी भी हो रही है तो अधिक से अधिक 15 दिन तक की देरी, दैट्स ऑल। और यदि इससे भी अधिक देरी हुई तो फिर उन लोगों को मुआवजा देना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नागरिकों के अधिकार हैं उन्हें पहले की तुलना में और अधिक मजबूत बना दिया गया है। और यदि अधिकारी इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जो जुर्माने की राशि है वह पहले 1,000 थी, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। फ्रेंड्स, एक दो बातें मैं जल्दी से आपको और बताना चाहूँगा। वो ये है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी काम होंगे उनका डिजिटल रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा, ताकि देश को पता लग सके कि अच्छा वहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं। जो प्रशासनिक खर्च है, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो संकट होता है वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसे अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले वो 6% था, मैं जानता हूँ उससे बहुत दिक्कतें होती थी। अब उसे बढ़ा करके 9% कर दिया गया है, यानी कि जो टोटल बजट होगा उसका 9% तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी VBG राम जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।